चलो आज हो गया हमारा 31 जनवरी ना। तो कल कल 30 जनवरी था। कल कोई न्यूज़ था नहीं करंट अफेयर का, एक छोटा सा न्यूज़ था, उसको हम इसी में ऐड कर दे रहे हैं, इसलिए 30 31 लिख दिए हैं। कल मेन हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया था, इकोनॉमिक सर्वे का नोट्स डाल चुके हैं। आज सैटरडे है, कल है संडे 1 फरवरी। कल बजट अनाउंस होना है, तो इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो आज रात में हम डाल देंगे। कल संडे है, वैसे भी करंट अफेयर नहीं करते हैं हम लोग, तो संडे को दिन में 3 4 बजे तक वो बजट फाइनली आएगा हम लोग के पास, डिटेल तैयार होके रात तक उसका नोट्स बनाकर सुबह तक बजट डाल देंगे। ठीक, तो इकोनॉमिक सर्वे एक बार में करना और लगे हाथ दूसरे दिन बजट कर लेना। तो 2 दिन में ना, खास करके जिनको 2026 देना है वो उसको ऐसे ही करना, पहले इकोनॉमिक सर्वे करना फिर बजट कर लेना, काफ़ी कुछ चीज़ें अलाइंड ऐसे ही हो जाएगी। हम छोड़ देते हैं इकोनॉमिक सर्वे किए, फिर 3 4 दिन 5 दिन का गैप हो गया, फिर बजट किए, जिस कारण से थोड़ा सा वो दिक्कत होता है, हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हम जिस तरीके से करवा दिए हैं ना, तुम लोग का कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्डअप हो जाएगा और तुम लोग को ये क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी कि 1 महीने में मेरे साथ जितना आंसर राइटिंग किया है, पढ़ा है, उसकी रेलेवेंस क्या है। हम जब इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो डाल देंगे ना, तो जो लोग 1 दिसंबर से मेरे साथ जुड़े हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, वो रियलाइज़ कर जाएंगे कि अरे 1 साल में यही तो पूरा इकोनॉमिक सर्वे चर्चा किया है और 1 महीना में यही तो हम आंसर राइटिंग किए हैं। टूरिज्म हो तब, इंटरनेशनल रिलेशंस हो तब, इंडिया का ग्रोथ हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, ग्लोबल ऑर्डर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्लाइमेट हो, 15 चैप्टर हैं इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक, और वो 15 चैप्टर ना 15 सेक्शंस बताते हैं, असेसमेंट देते हैं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव बताते हैं कि और कहाँ से इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, तुम खुद रियलाइज़ कर जाओगे। और मैंने जो तुम्हें 1 महीने में कंटेंट दिया है, उसकी क्रेडिबिलिटी मेरा इकोनॉमिक सर्वे ये साबित करेगा। ठीक, तो ये देश का भी इकोनॉमिक सर्वे है और मैंने तुम्हें 1 महीने में क्या पढ़ाया है, 2 महीने में क्या पढ़ाया है, उसका भी इकोनॉमिक सर्वे है। तुम खुद कहोगे कि हाँ, इस टॉपिक पे तो आंसर राइटिंग किए हुए हैं। बस तुम्हारे पास कंटेंट बढ़ता जाएगा। जो डाटा के लिए भटकते हो ना कि इंट्रोडक्शन में कौन सा डाटा लाए, कंक्लूजन में कौन सा डाटा लाए, वो तुमको हर एक टॉपिक के लिए इसी इकोनॉमिक सर्वे और इसी बजट से मिल जाएगा। टूरिज्म से क्वेश्चन आया, टूरिज्म पे भी कुछ दिन पहले आंसर लिखियो। टूरिज्म का इंट्रोडक्शन कौन से डाटा से स्टार्ट कर सकते हैं, कंक्लूजन कैसे एंड कर सकते हैं, टूरिज्म वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें तुमको बता देंगे। बजट में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कुछ नया स्कीम लेकर आ रही है वो बता देंगे। तुम्हारा डाटा का कंटेंट पूरा हो गया। इसलिए डाटा के लिए भटकना मत। मेंस के लिए पूरा डाटा तुमको अभी 2 वीडियो में मेरे मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। वो हम रोके हुए हैं क्योंकि कल संडे है, बजट अनाउंस होना है, एक साथ डालेंगे। अभी शाम को म्यूनिसपैलिटीज़ करेंगे पॉलिटी का, रात को इकोनॉमिक सर्वे डालेंगे और कल रात को या परसों सुबह तक बजट डालेंगे। तो थोड़ा लेट आएगा ना, लेकिन बढ़िया चीज़ बनने में देर लगती है। ठीक, हमारा वाला भी एक बार इकोनॉमिक सर्वे देखना, अभी तो यूट्यूब पे बहुत चल रहा है। चलो, 30 31 जनवरी का आज का करंट अफेयर देख लो। मेनली ये आज का ही है, कल कुछ था नहीं, छोटा सा न्यूज़ था तो उसको कवर करा देंगे। कल मेरा पूरा दिन फोकस गया है इकोनॉमिक सर्वे तैयार करने में। नोट्स तो डाल ही दिए हैं, ग्रुप में देख ही लिए हो गया। चलो, 30 और 31 जनवरी दोनों कर लेते हैं। आज का पहला टॉपिक है मेंस्ट्रुअल हेल्थ। इसके रिगार्डिंग एक टॉपिक आया है। हम सब जानते हैं कि अर्ली प्यूबर्टी वाले स्टेज में ये बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज होता है फॉर फीमेल चाइल्ड। इस पर्सपेक्टिव में फीमेल चाइल्ड को अवेयर करना, उनको इस चैलेंजेस की सारे पर्सपेक्टिव के बारे में बताना, और जो भी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशंस होते हैं इंडिया में अभी भी वो लैकिंग है। जैसे कि इन सब चीज़ों के बारे में स्कूल लेवल पे उतनी एजुकेशन फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है। जब हम पॉक्सो का वो एक्ट पढ़े थे तो हम डिस्कशन किए थे कि हमारे इंडियन सोसाइटी में इन सब चीज़ों को, सेक्सुअल वाले चीज़ों को, मेंस्ट्रुअल हेल्थ वाले चीज़ों को एज ए टैबू देखा जाता है, एज ए महापाप देखा जाता है। जिस कारण से इसके बारे में जो कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए, हेल्दी बातचीत होनी चाहिए, वो भी नहीं हो पाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिक्लेयर किया है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है वो पार्ट है हमारे आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 हमारा है ना, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, फंडामेंटल राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है फीमेल्स के लिए, ये उनके फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 21 का पार्ट है और इसको स्कूल इंस्टीट्यूशंस में हमको ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ को प्रमोट करना है। ऑर्डर दे दिया है, रूल दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, रूल्ड डैट मतलब ऑर्डर दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑल स्कूल मस्ट प्रोवाइड मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड एसेस टू स्टूडेंट। मतलब जितना स्कूल है वो सब ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन का एसेस प्रोवाइड करेगा फीमेल स्टूडेंट्स को, मतलब सैनिटरी नैपकिन्स, पैड्स,
इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए। एडिक्वेट नॉलेज स्कूल प्रोवाइड करेगा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करेगा। तो ये स्कूल की जिम्मेदारी हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, साथ ही साथ ये भी बोल दिया है कि ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ आर्टिकल 21 का ये पार्ट है। तो आर्टिकल 21 को हम बोलते हैं ना कि सबसे ज़्यादा अमेंड हुआ है, सबसे ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, तो लो एक और चीज़ ऐड हो गई, ठीक। और स्पेशली इस मेंस्ट्रुअल हेल्थ को आर्टिकल 21 के सब क्लॉज ए वाला जो आर्टिकल है ना, उससे लिंक किया गया है। सब क्लॉज ए नहीं, ये पूरा आर्टिकल 21 ए है, तो इससे लिंक किया गया है, क्योंकि आर्टिकल 21 ए में है ना राइट टू एजुकेशन। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद करो, जिसने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और ये फंडामेंटल ड्यूटीज तीनों में अमेंडमेंट किया था। जब हम करा रहे थे पॉलिटी का रिवीजन तो कराए थे। तो स्पेशली ये इससे लिंक है, क्योंकि 21 ए फंडामेंटल राइट जो है वो एजुकेशन को प्रमोट करता है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ही मेंस्ट्रुअल हेल्थ हमको प्रमोट करना है, तो ये इनडायरेक्टली इससे भी लिंक हो रहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ये दिया है कि 21 से लिंक है, इसी 21 का पार्ट ये है। इसी 21 के एम्बिट में 21 ए आया है, राइट टू एजुकेशन बेसिक लाइफ का पार्ट बताया गया है, और अब मेंस्ट्रुअल हेल्थ को भी जोड़ दिया गया है, ठीक। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी बोला है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ सिर्फ हेल्थ तक सीमित नहीं है, ये एक डिग्निटी, जेंडर इक्वलिटी और सोशल जस्टिस का मैटर है। और ये बिल्कुल बात सही है। डिग्निटी, जेंडर इक्वलिटी और सोशल जस्टिस के लिए ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। डिग्निटी मतलब तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए ये जरूरी है। जेंडर इक्वलिटी मतलब मेल फीमेल बराबर, फीमेल को अगर वो इशूज़ आते हैं तो उन इशूज़ के लिए अपॉर्चुनिटी, उन इशूज़ के सॉल्यूशंस के लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए ना, स्कूल लेवल पे काम करनी चाहिए ना। अगर फीमेल का क्रिएशन गॉड ने इस तरीके से किया है कि उनको इस चीज़ की, मेंस्ट्रुअल हेल्थ की नीड है, तो हमको प्रोवाइड करना होगा। ये राइट टू हेल्थ का पार्ट है, नेचुरल राइट का पार्ट है, ठीक। तो जेंडर इक्वलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और सोसाइटी में जस्टिस हो, सबके साथ न्याय हो, सोशल जस्टिस हम जिसको कहते हैं। तो फीमेल्स के साथ ओवरऑल सोसाइटी में जस्टिस इंश्योर करने के लिए भी ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये एक और हमारा मेंस का डायमेंशन बनेगा जब हम फीमेल एम्पावरमेंट, हेल्थ रिगार्डिंग क्वेश्चन लिखते हैं, वुमेन के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है, तो एक डायमेंशन हम ये भी दे सकते हैं, ठीक। चलो, दूसरा है स्टेम सेल थेरेपी। ये क्या है, पहले आसान भाषा में समझो। देखो, हमारा जो ये बॉडी है ना, ये इस बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, है कि नहीं। ये ऑर्गन्स किससे बने हैं, टिश्यू से बने हैं। ये टिश्यू किससे बना है, सेल से बना है। जब हम बायोलॉजी में सेल पढ़ते हैं तो सेल थ्योरी पढ़ते हैं, स्केलेटन एंड स्वान। स्केलेटन एंड स्वान की सेल थ्योरी है। उन्होंने यह बताया है कि सारे सेल्स से ही टिश्यू बने, मतलब सारे टिश्यूज सेल से ही बने हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज से ऑर्गन बने हैं, ठीक। तो बायोलॉजी भी हमको ठीक ठाक आती है, लेकिन तुमको जितनी ज़रूरत है उतनी ही बताएंगे। देखो, स्टेम सेल थेरेपी, उसके लिए पहले ये समझो कि हमारे बॉडी में है सेल, ठीक। क्या है, सेल है। सेल के बारे में हम पढ़ते हैं ना कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब क्यों उसको कहते हैं वो तुमको अभी बताते हैं। अब देखो, ये सेल है, इसी सेल का ग्रुप बना, ये एक सेल था यहाँ, अब यहाँ 20 सेल आ गए, ऐसे ग्रुप बन गया, ऐसे ग्रुप बन गया। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। तो ये क्या बना, टिश्यू बना, और फिर टिश्यू बाद में जाकर ऑर्गन बना देता है। मतलब अगर हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन है, लंग्स हैं, किडनी है, हार्ट है, अलग अलग ऑर्गन है ना, तो वो सेल से बना है। सेल्स से कैसे बना है, पहले एक सेल थे, फिर ग्रुप ऑफ सेल आया जिसको हम टिश्यू बोले, और इसी टिश्यू से वो लंग्स बन गया है, ब्रेन बन गया है, किडनी बन गया है, अलग अलग जगह अलग अलग टिश्यू बने हैं। तो ये हमारे बॉडी का मैकेनिज्म है। सेल को इसीलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि इसी सेल से सारे बॉडी ऑर्गन बने हैं। देखो ना, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहे, इसी टिश्यू से ऑर्गन बना है, तो इनडायरेक्टली सारे सेल्स से ही लंग्स ऑर्गन्स बने ना। तो इसीलिए सेल्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। कि एक सेल्स था, अब ये ग्रुप ऑफ सेल्स आया तो टिश्यू बन गया, टिश्यू से हमारा बॉडी ऑर्गन बन गया। तो ये बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखना। अब एक सवाल सेल थ्योरी में ये उठा था स्केलेटन एंड स्वान के उस पे, कि ठीक है, सेल था, ग्रुप ऑफ सेल आया, टिश्यू बन गया, टिश्यू से ऑर्गन बन गया, लेकिन ये पहला सेल कहाँ से आया, इस पे सवाल था। तो वो तुमको ज़रूरी नहीं है, वो स्केलेटन एंड स्वान का नाम भी मत याद रखना, हालांकि वो 8-9th के बच्चे पढ़ते हैं, 10th के बायोलॉजी में भी है, 12th में भी है, तो याद ही होगा। ना भी याद हो तो भूल जाओ। अभी जो इतना बताया इतना तो याद है ना कि इस सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं, क्योंकि एक सेल था, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बना दिया, और इसी टिश्यू से ऑर्गन बन गया। तो इनडायरेक्टली सेल से ही तो ऑर्गन बना है, क्योंकि
ग्रुप ऑफ सेल्स को ही टिश्यू कहते हैं, इसी टिश्यू से ऑर्गन बना है। तो सेल हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए है क्योंकि सारे ऑर्गन्स सेल से ही बने होते हैं। अब सेल बनता कहाँ से है बॉडी में? तो एक थ्योरी ये कहती है कि सेल ना प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। एक सेल है, उसी से डिवाइड हो होकर डिवीजन हो होकर सेल बनते जाता है। ये बायोलॉजी का रूल है, इसमें तुमको डीप नहीं घुसना है। तो जो पहला सेल जो ऑर्गन बनाना शुरू करता है ना, उसको हम कहते हैं स्टेम सेल। ठीक, स्टेम सेल मतलब ये बॉडी का रॉ मटेरियल है जिससे बाकी सेल बनेंगे और फिर ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे और फिर ऑर्गन बन जाएगा। देखो अब ये वाला स्टेज तो तुमको समझ में आ गया कि सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन। अब देखो ये सेल कहाँ से आया? तो एक बॉडी में होता है स्टेम सेल से बनता है स्पेशलाइज्ड सेल्स जो भी ऑर्गन्स के लिए चाहिए। ये बॉडी का रॉ मटेरियल। तो इस स्टेम सेल से बना सेल अब ये ग्रुप बनाएगा, सेल्स का ग्रुप बना। अब ये ग्रुप बन गया तो ये टिश्यू बन गया, टिश्यू से फिर ये ऑर्गन बन गया। तो ये कौन सा ऑर्गन बना? लंग्स बना। इसी तरीके से फिर हार्ट का स्टेम सेल होगा, फिर एक सेल बना, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स आया जिसको हम टिश्यू बोले और फिर यहाँ पे हार्ट बन गया। तो स्टेम सेल उन सेल को बोलते हैं जिससे सारे सेल बनते हैं। ये बॉडी का रॉ मटेरियल है। तो अब स्टेम सेल थेरेपी समझो क्या है। तो स्टेम सेल थेरेपी को हम रीजेनरेटिव मेडिसिन भी कहते हैं। ये एक मेडिसिन का टेक्नोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी है, ट्रीटमेंट है ये। तो इसको हम रीजेनरेटिव मेडिसिन भी कहते हैं। ये क्या करता है? प्रमोट्स रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। अब देखो हमारा बॉडी है, हमारा लंग्स हो गया है खराब, हम बहुत सिगरेट पीते थे, लंग्स हमारा गल गया है ठीक। अब डॉक्टर क्या करेगा? लंग्स वाला स्टेम सेल बॉडी में इंजेक्ट करेगा। जैसे ही बॉडी में इंजेक्ट किया, ये तो स्टेम सेल था, इसी से सारा सेल बन रहा है, तो नया सेल मेरे बॉडी में बनना शुरू हुआ। अब ग्रुप ऑफ सेल बन के क्या बन गया? टिश्यू बन गया, और टिश्यू इस लंग्स को ठीक कर देगा। तो जो हमारा लंग्स आधा खराब हो गया था वो ठीक हो गया। तो यही है रीजेनरेटिव मेडिसिन कि बॉडी में इंजेक्शन डाल दो स्टेम सेल्स का, वो स्टेम सेल उस ऑर्गन को रिपेयर कर देगा, फिर से रीजनरेट कर देगा जो भी डैमेज है। समझ में आ गया कैसे? इसी को हम कहते हैं स्टेम सेल थेरेपी। तो तुमको स्टेम सेल समझ में आ गया, सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं वो समझ में आ गया, और स्टेम सेल थेरेपी क्या है वो समझ में आ गया। आगे चलो। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। अब ये तो तुमको हम स्टेम सेल थेरेपी बता दी है, लेकिन ये आज क्यों न्यूज़ में आया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्टेम सेल थेरेपी का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ASD डिसऑर्डर में। ASD एक बीमारी का नाम है, बता रहे हैं कौन सी बीमारी का नाम है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो स्टेम सेल आप रीजनरेटिव मेडिसिन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, स्टेम सेल इंजेक्ट करके, इसको आप ASD नाम के बीमारी में नहीं कर सकते हैं, कैनॉट बी यूज्ड। ठीक, क्यों नहीं कर सकते हैं आगे बता रहे हैं। अब देखो ASD क्या है, तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या डिजीज। ठीक, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज या डिसऑर्डर ASD का फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखना, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब इस बीमारी का में होता क्या है? तो इसमें एक डिसऑर्डर नहीं होता है, इसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होते हैं। ये कलेक्शन ऑफ डिसऑर्डर है जिसको कि हम डिफाइन करते हैं कि जिससे क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज होती है। मतलब इस बीमारी में हम ठीक से लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। सोशल इंटरेक्शन मतलब सोसाइटी से सही से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी तुमको हम समझा रहे हैं करंट अफेयर, तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट इंटरेक्शन ही तो है। तो अगर हमको ये ASD डिसऑर्डर हो जाएगा ना, तो हम तुमसे ठीक से इंटरेक्शन कर ही नहीं पाएंगे, पागल जैसा बिहेव करेंगे। साथ ही साथ कम्युनिकेशन में भी मुश्किल होगी, हम ठीक से बोल नहीं पाएंगे, हमारा ब्रेन और हमारा जो टंग है, वर्ड्स हैं, वो अलाइन नहीं रहेगा। कुछ भी बोलेंगे तो हम कहते हैं ना कि देखो यार इसका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, कुछ भी बड़बड़ा रहा है। तो एक तरीके का ये मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें हमारी सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज बढ़ जाती है, और इसमें कलेक्शन ऑफ डिसऑर्डर होता है। ये एक डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है जिसमें कि ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है, ब्रेन में इंडिफरेंसेस आ जाते हैं। मतलब ब्रेन डेवलप तो हुआ है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, सही दिशा में डेवलप नहीं हुआ है, तो डिफरेंसेस आ जाता है ब्रेन में, जिस कारण से ये सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज़ का इशू होता है, जिसको हम रेयरली एक कॉमन लेमैन टर्म में बोल देते हैं कि ये तो पागल घूम रहा है। लेकिन
वो पागल किस पर्सपेक्टिव से, उसमें न्यूरोलॉजिकल अलग अलग डिसऑर्डर्स होते हैं। उसी तरीके से एक है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसमें सोसाइटी के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने की पावर खराब हो जाती है, कम्युनिकेशन हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, डिफिकल्टी होने लगेगी। डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, ब्रेन में इनडिफरेंसेस आ जाता है, ब्रेन डेवलप तो होता है लेकिन सही दिशा में डेवलप नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है ब्रेन में, जिस कारण से ये बीमारी होती है। और इस पे इन्वायरमेंट और जेनेटिक्स का इम्पैक्ट है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक, ना कि कोई ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ब्रेन डैमेज हो गया है, ब्रेन सही है, बन ही गलत गया है। समझ में आ रहा है? देखो ये एक ब्रेन है, ठीक, हमको यहाँ पे चोट लगा, ये मेरे आधा ब्रेन का सेल डैमेज हो गया है, तो ठीक है, इसको रिपेयर करेंगे, इसको रिपेयर करेंगे। अब ये हमारा ब्रेन है, बचपन से आज तक कभी इस पे चोट नहीं लगा है, फिर भी हम कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन फेस कर रहे हैं, तो ये डैमेज थोड़ी हुआ ब्रेन हमारा, ये हमारा ब्रेन बना ही ऐसा है, इनबिल्ट ही ऐसा है, मतलब बाय बर्थ ही हम ऐसे आए हैं। तो ये जेनेटिक कॉजेस के कारण होता है। न्यूरोलॉजी में अलग अलग डिजीज अलग अलग पर्सपेक्टिव से होती है ना, जेनेटिक के कारण, चोट लगने के कारण, सर की बहुत बीमारी है भाई। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया ये तो जेनेटिक कॉज है ना, कि इसमें ब्रेन बन चुका है लेकिन ब्रेन में डिफरेंस आ गए हैं, नॉर्मल ब्रेन की तरह वो नहीं बना है, जिस कारण से उसकी सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज बढ़ रही है, उसको दिक्कत हो रहा है। तो उसको तुम ये स्टेम सेल थेरेपी काहे दे रहे हो? स्टेम सेल थेरेपी किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? जिसका कोई ऑर्गन खराब हो रहा हो, जिसका ऑर्गन खराब हो रहा हो या डैमेज हो गया हो, जैसे सिगरेट बहुत पीते थे, लंग्स खराब हो गया तो डैमेज हुआ ना, तो तब हम स्टेम सेल डालकर वापस से लंग्स को ग्रो करवा लेंगे। ब्रेन का कोई हिस्सा चोट लगने से डैमेज हो गया, तब हम ब्रेन स्टेम सेल्स दे देंगे। लेकिन मेरा कहीं चोट नहीं लगा है, सब चीज़ ठीक है, ब्रेन एकदम परफेक्ट है, बस ये जेनेटिक्स के कारण, अलग अलग जेनेटिक्स के कारण हमको ये बीमारी हो गई है ASD, जिसमें हम सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो इस केस में स्टेम सेल थेरेपी तुम क्यों दे रहे हो? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बैन लगाया है कि, मतलब ये बैन तो पहले से है, पहले से अलाउड नहीं है, लेकिन सरकार को बोला है कि आप इसको रेगुलेट कीजिए, कि इलीगल तरीके से जो हॉस्पिटल्स हैं और जो पेशेंट्स के केयर करने वाले, केयर वार्ड वाले जो लोग होते हैं, वो लोग मतलब रिलेटिव्स जो होते हैं पेशेंट के, वो बाई फोर्स छुपा कर स्टेम सेल डलवा रहे हैं इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज में, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्यों डलवा रहे हैं? तो गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप अपना ओवरसाइट मजबूत कीजिए, कि इस ASD बीमारी में स्टेम सेल थेरेपी का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ASD बीमारी में कुछ डैमेज थोड़ी हो रहा है, कुछ खराब थोड़ी हो रहा है, कुछ रिपेयर थोड़ी करना है, ये इनबिल्ट गड़बड़ी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ASD, ठीक। और स्टेम सेल थेरेपी हम कहाँ देते हैं? जहाँ खराब हो गई है, जहाँ पे लंग्स गल गया, फेफड़ा गल गया, किडनी डैमेज हो रही है, लीवर खराब हो गया, वहाँ पे स्टेम सेल डालते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना। तीसरा टॉपिक देखो, पावर गैप इंडेक्स। पावर गैप इंडेक्स क्या है? ये इकोनॉमिक सर्वे में इसका जिक्र था, इसीलिए ये आज न्यूज़ में आया है। अभी 10 दिन ना बजट इकोनॉमिक सर्वे आते रहेगा न्यूज़ में, चिंता मत करना। और जो हम कल बजट पढ़ेंगे ना, वो पूरा 1 साल करंट अफेयर में आएगा। इकोनॉमिक सर्वे हमको बताता है कि हम पास्ट में क्या क्या, पिछले फिनेंशियल ईयर में 2025 में क्या क्या अचीव किए, हमारा अलग अलग सेक्टर कैसा था। और बजट हमारा फ्यूचर टारगेट सेट करता है कि हम ये करेंगे 2026 से 27 तक में। तो बजट इज लाइक फिक्सिंग ए टारगेट, या फिर इसको हम असेसमेंट कर रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं, बजट में ये हो रहा है। और इकोनॉमिक सर्वे में ये देखते हैं कि 1 साल में जो गोल सेट किए थे, बजट में जो बनाए थे, वो पूरा हुआ कि नहीं। तो इकोनॉमिक सर्वे में हम ये देखेंगे कि 2025 में क्या क्या हमने अचीव किया है। अब बजट में देखेंगे कि 2026 में अलग अलग सेक्टर में काम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक। तो उसको एकदम इंटरलिंक करके समझाएंगे, तुम खुद देख लोगे कि 1 साल में जो हुआ है वो सब तुम 1 महीना में आंसर राइटिंग करके बैठे हो। तो एक जिक्र था पावर गैप इंडेक्स का, इसके बारे में देख लो। पावर गैप इंडेक्स ने एक हाईलाइट की है, एक चीज़ क्या हाईलाइट की है? निगेटिव पैराडॉक्स एक हाईलाइट किया है। निगेटिव पैराडॉक्स मतलब एक विरोधाभास है, मतलब एक बात तो कुछ और कह रहा है, दूसरा बात कुछ और कह रहा है। जैसे कि देखो, पावर गैप इंडेक्स ने इंडिया को निगेटिव पावर गैप स्कोर दिया है, -4.0 का है, निगेटिव पावर गैप स्कोर दिया है। लेकिन इंडिया तो मेगा पावर कैटेगरी में इंटर कर चुका है, तो नंबर दिए हैं आप फेल करने के बराबर, और कह रहे हैं कि हम मेजर पावर कैटेगरी में चले गए हैं। यही है पैराडॉक्स, कि एक तरफ तो इंडिया को मेजर पावर कैटेगरी बताया जा रहा है, लेकिन उसका नंबर बड़ा कम दिया है ये पावर गैप इंडेक्स। अब इसके बारे में समझो, ये पावर है क्या? पावर से यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि बिजली का पावर है, रुक जाओ,
यहाँ पे जो पावर है ना, ये इफ़िशियंसी से रिगार्डिंग है। जैसे कि देखो, हमारे पास जितने रिसोर्सेस इंडिया के पास हैं, इस रिसोर्सेस में सब आ गए, ठीक। इस रिसोर्सेस में ना सब आ गए, मिलिट्री आ गई, सरकार का पैसा आ गया, सरकार का वेल्थ आ गया, सरकार की कमाई आ गई, सरकार का डेमोग्राफिक डिविडेंड आ गया, इंडिया के सारे रिसोर्सेस आ गए, मिलिट्री, फाइनेंस, सारे रिसोर्स आ गए। अब इन सारे रिसोर्सेस का हम इस्तेमाल करके अपना उस रीजन में दबदबा कितना बना रहे हैं। वो है ना कि हमारे पास, मेरे घर में 10 करोड़ रुपए भी हैं, 2-4 पिस्टल भी रखा है, लाइसेंस वाला पिस्टल भी रखा है, 4-5 BMW भी रखा है, तो उस पूरे मोहल्ले में हमारा दबदबा हो गया कि नहीं। 10 करोड़ रुपए भी है, 2-4 लाइसेंसी पिस्टल भी रखी है, 4-5 BMW मर्सिडीज़ की कार भी रखी है, 2-4 घोड़े नवाबों वाले शौक भी रखे हैं। तो ये क्या है, रिसोर्सेस है मेरा, जिससे मेरा उस पूरे रीजन में इन्फ्लुएंस हो गया, दबदबा बना है, ठीक। उसी तरीके से सरकार के पास जो भी रिसोर्सेस हैं, उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके सरकार उस रीजन में कितना इन्फ्लुएंस बना रही है। जैसे कि सरकार इन द सेंस यहाँ पे देश को बोला गया है। जैसे कि इंडिया के पास जितने भी रिसोर्सेस हैं, उससे पूरा एशिया वाले रीजन में इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस है, या पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में इंडिया का क्या इन्फ्लुएंस है। जैसे अमेरिका के पास जितना पूरा रिसोर्सेस है, पूरा मिलिट्री हो, पैसा हो, सब, उस अमेरिका के रिसोर्सेज के दम पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस कितना है, ये बताता है पावर इफिशियंसी। और यही पावर इंडेक्स जो है ना, पावर गैप इंडेक्स, ये यही चीज़ दिखाता है। तो इंडिया को नंबर तो दिया है खराब, लेकिन कह रहा है कि ये तो मेजर पावर कैटेगरी में आ गया है। आगे देखते हैं कैसे। अब पावर गैप इंडेक्स के बारे में देखो, तो ये एक सेकेंडरी एनालिटिकल मेजर है, मतलब ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है, एनालिटिकल मेजर है, एनालिसिस कर रहा है। तो प्राइमरी कौन है, तो पावर गैप इंडेक्स डिराइव हुआ है, किससे बना है, एशिया पावर इंडेक्स से। इसी एशिया पावर इंडेक्स का पार्ट है पावर गैप इंडेक्स, डिराइव फ्रॉम एशिया पावर इंडेक्स, इसीलिए इसको हम सेकेंडरी कहते हैं, क्योंकि ये एशिया पावर इंडेक्स से बना है। क्या मेजर कर रहा है, पावर इफिशियंसी। पावर इफिशियंसी यहाँ पे बिजली वाला पावर नहीं है, कौन सा पावर है तुमको हम बता दिए, दबदबा वाला पावर है। ये पावर गैप इंडेक्स निकालता कौन है, तो लोवी इंस्टीट्यूशन नाम की एक इंस्टीट्यूशन है जो निकालती है। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल पॉलिसी थिंक टैंक है, जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बैठी है। 2018 में ये बनी थी। अब एशिया पावर इंडेक्स, ये देखो, ये एशिया पावर इंडेक्स इसी से बना है ना, पावर गैप इंडेक्स इसी से बना है ना, इसीलिए इसको सेकेंडरी कहते हैं। तो देखो, एशिया पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम रैंकिंग देखें, तो यूएसए की फर्स्ट, चाइना की सेकंड, इंडिया की थर्ड है। तो इंडिया की जब थर्ड रैंकिंग है, तो इंडिया तो मेजर पावर कैटेगरी में आ गया, तो फिर आप इसको नेगेटिव मार्क्स कह दिए हैं। ये पैराडॉक्स है। तो ये पूरा रिपोर्ट ध्यान रखना, इकोनॉमिक सर्वे में चर्चा हुआ है, तो प्रीलिम्स में वो पूछ सकते हैं, ठीक। एक टॉपिक अरब लीग, जो तुमको हम बता रहे थे कि कल कुछ खास न्यूज़ था नहीं, कल बस इकोनॉमिक सर्वे था, तो कल हल्का सा ये अरब लीग के बारे में आया था। अरब लीग में आज के डेट में 22 मेंबर हैं, 22 मेंबर मतलब 22 देश अरब लीग में अभी शामिल हैं, ठीक। अरब लीग में शामिल हैं। अब ये 22 देश कौन से होंगे, सारे रिपब्लिक्स ऑफ इस्लामिक होंगे। रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक्स वाले कंट्री हैं, दुबई उबई वाले जो हैं, सॉरी यूएई वाले जो हैं, वो इस अरब लीग का हिस्सा हैं। तो अरब लीग के 22 मेंबर इंडिया घूमने आए हैं, इंडिया विजिट पे आए हैं। क्यों आए हैं, सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मीटिंग के लिए आए हैं। अब ये मीटिंग हो जाने दो, इसके जो जो आउटकम्स आएंगे तुमको हम बताएंगे। फिलहाल अरब लीग के बारे में देख लो। अरब लीग को हम ऑफिशियली लीग ऑफ अरब स्टेट्स के भी नाम से जानते हैं। कायरो नाम के एक शहर में बना था, 1945 में बना था। इनिशियली इसमें 7 मेंबर थे, अब 22 मेंबर आ गए हैं। वही नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया से, देखो ये इंडिया है, ये इंडिया है हमारा। जब हम इस तरह बढ़ते हैं तो ये पूरा वेस्ट एशिया और नीचे अफ्रीका है, कराए हैं ना मैप, ये वेस्ट एशिया, ये अफ्रीका। तो इसी नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया से इसके 22 मेंबर हैं, ठीक। 2008 में अरब इंडिया कॉपरेशन फोरम इस्टेब्लिश होता है, ध्यान रखना, 2008 में अरब इंडिया कॉपरेशन फॉर्मेशन इस्टेब्लिश होता है। और 2016 में पहली मीटिंग होती है अरब इंडिया कॉपरेशन फोरम की, AICF की। तो ये 2 फैक्ट ध्यान रखना कि AICF 2008 में बना है और 2016 में इसकी पहली मीटिंग हुई है। अभी अरब लीग के 22 मेंबर सेकेंड इंडिया अरब फॉरेन मीटिंग पे आ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या बात होगी तुमको हम करा देंगे, ठीक। चलो, ये हमारा अरब लीग हो गया। आज का करंट अफेयर कंप्लीट। बजट और इकोनॉमिक सर्वे कैसे करेंगे बताए हैं ना। आज अभी शाम में हम पॉलिटी का वीडियो डालेंगे, पॉलिटी करोगे।
रात में हम इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो बनाएंगे, सुबह तक जल जाएगा। कल दिन में तुम्हारा काम होगा इकोनॉमिक सर्वे करो। कल दिन में 2-3 बजे तक बजट अनाउंस हो जाएगा, पब्लिक डोमेन में बजट आ जाएगा। तो फिर हमको 5-6 घंटा चाहिए, क्योंकि बजट थोड़ा बल्कि बनता है, मतलब 7-8-9 पन्ने का नोट्स वो होगा, क्योंकि वो पूरा एक साल में क्या क्या करेंगे वो देखेंगे ना। और अभी तक इकोनॉमिक सर्वे में एक साल में क्या क्या किए हैं वो देखते हैं। तो हर एक टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल यूपीएससी का जो थीम है ना वो सब उसमें रहता है। उस पर्सपेक्टिव से उसको तैयार करेंगे ताकि तुम्हारा इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, सरकार फ्यूचर में क्या करने वाली है सब क्लियर हो जाए, प्रीलिम्स सब। तो हमको 5-6-7 घंटा भी लग सकता है उसको नोट्स तैयार करने में, क्योंकि वो सबसे क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है। और पूरा बजट ही करंट अफेयर में एक साल आते रहता है। इंटरनेशनल रिलेशंस बदलते रहते हैं, लेकिन इंडिया का जो इंटरनल न्यूज़ है ना वो 70-80% उसी बजट के प्रायोरिटीज़ पे बेस्ड होता है। तुमको हम साबित करके दिखाएंगे, अभी इकोनॉमिक सर्वे में भी और अभी बजट में भी, देख लेना। तो वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेंस में हमारे लिए बहुत काम करेगा। जितना डाटा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के लिए तुम लोग भटकते हो, सब तुमको बस इसी 2 मेरे नोट्स से मिल जाएंगे। 4 पन्ने का इकोनॉमिक सर्वे भेजे हैं और मानकर चलो ना 5-6 पन्ने का बजट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, बोथ साइड A4 सेट। तो शाम को हम पॉलिटी का, म्यूनिसिपैलिटीज़ पूरा डालेंगे, रात में बजट का, ये इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो बनाएंगे। कल दिन में तुम लोग इकोनॉमिक सर्वे करोगे, उसके बाद कल दिन में शाम तक बजट आ जाएगा। तो फिर हम रात तक बजट का नोट्स और वीडियो बनाकर डालेंगे मंडे सुबह तक। और मंडे सुबह में जैसे करंट अफेयर डलता है वो भी डलेगा, ठीक। तो चिंता नहीं करना है थोड़ा सा, बाकी सबका देखो तब तक तुम लोग बजट, इकोनॉमिक सर्वे लास्ट में देखना। मेरा वाला एकदम वो है ना, एक लड़के ने कमेंट किया था ना, पिस्टल लोडेड मिलेगा, बस फायर कर देना है, ठीक। चलो, टेक केयर।